ये जो आप आर्ट देख रहे हैं वो पूरे 500 करोड़ से भी ज़्यादा की प्राइस में बिकी और ये ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी की पहली ट्वीट जो किसी ने 21 करोड़ में खरीदी। उनके अलावा भी लोग आजकल बहुत सारी ऐसी आर्ट ऑनलाइन खरीद और बेच रहे हैं बहुत सारे पैसे चुकाकर। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? तो उनके पीछे कॉन्सेप्ट है एनएफटी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी और आज के वीडियो में हम जानेंगे एनएफटी क्या है और एनएफटी काम कैसे करती है। तो जैसे हमारी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा घर है, हमारी कोई ज़मीन है, उसके मालिक हम है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमारे नाम पर जो रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है उसकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि उनके मालिक हम हैं। तो बिल्कुल वैसी ही तरह जो ये एनएफटी है, एक तरह से कोई भी डिजिटल आर्ट है उनका एक दस्तावेज है। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फिंजिबल टोकन। नॉन फिंजिबल एंड टोकन ये दो वर्ड है। तो नॉन फिंजिबल का मतलब क्या है? तो नॉन फंजिबल मतलब एक ऐसी चीज जो यूनिक हो और इरिप्लेसेबल हो, मतलब किसी के साथ बदली ना जा सकती हो। जैसे हमारा ताजमहल है, कोहिनूर का हीरा है और मजनू भाई की पेंटिंग। और टोकन का मतलब क्या है? तो टोकन का मतलब एक तरह से कोई भी डिजिटल एक सर्टिफिकेट, एक डिजिटल प्रूफ। तो एनएफटी कोई भी डिजिटल आर्ट हो, जैसे कोई फोटोज हो, कोई वीडियोज हो, कोई जीआईएफ क्लिप हो, उसका एक तरह से एक डिजिटल दस्तावेज है। तो ये जो एनएफटी है वो उसका डेटा और एनएफटी का जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो जो एनएफटी का सारा जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है वो डिपेंड है ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन आपने बहुत बार सुना होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के केस में। तो ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन डेटा स्टोर करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझने से पहले ये समझेंगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। तो मानो मुझे आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करने, तो पहले मैं अपनी यूपीआई ऐप या तो अपनी बैंक की ऐप खोल के आपकी यूपीआई आईडी डाल के पैसे ट्रांसफ़र करूंगा और कुछ ही सेकंड में वो पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन इस कुछ ही सेकंड के ट्रांजेक्शन में बैकग्राउंड में बहुत प्रोसेस होती है। पहले बैंक में रिक्वेस्ट जाती है, तो पहले बैंक चेक करती है कि मेरे खाते में इनफ पैसे है कि नहीं। अब फिर चेक करती है कि मैंने आपकी जो यूपीआई आईडी डाली है वो वैलिड है कि नहीं, और सब कुछ सही रहता है तो फिर वो पैसे मेरे खाते में से आपके खाते में जमा हो जाते हैं। लेकिन इस हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन में बैंक एक थर्ड पार्टी है। ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक हैंडल करती है, बैंक मेंटेन करती है। और ये जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है वो बैंक अपने प्राइवेट डेटाबेस में स्टोर करती है। ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता, किसी को एक्सेस नहीं होता। और जैसे हम कैश करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो कैश करेंसी है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट का होता है। वो जब भी चाहे उसको उसकी वैल्यू बदल सकते हैं या तो करेंसी को भी बदल सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले 8 दिसंबर 2016 में किया था। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, विच मीन्स कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, जैसे कि बैंक या कोई गवर्नमेंट इसको उस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी सेंट्रल प्लेस नहीं होता उस डेटा को स्टोर करने के लिए। ये जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट से जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में बहुत सारे जो कंप्यूटर है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन में नेटवर्क में जो भी डेटा होता है, अब ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी कॉपी जो नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर के पास होती है। तो इसलिए ये ब्लॉकचेन में ये कोई भी डेटा होता है उसे या तो मॉडिफाई करना या तो टेम्पर करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक तरह से हम कहें तो ब्लॉकचेन एक तरह से सिक्योर कहलाता है। तो जैसे हम हमारी करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं उसी तरह हम ब्लॉकचेन में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो मानो कि अब मेरे पास 1000 क्रिप्टो कॉइन्स पड़े और मैं आपको देना चाहता हूँ, तो फिर मैं जो ट्रांजेक्शन करूँगा उसकी रिक्वेस्ट बैंक में नहीं जाएगी, ये जो रिक्वेस्ट है ब्लॉकचेन के नेटवर्क में जाएगी। तो ये जो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए इस नेटवर्क में वो चेक करेंगे कि मेरे पास 1000 क्रिप्टो कॉइन्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर मेरे पास होंगे तो वो ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे और वो 1000 कॉइन्स मेरे खाते में से आपके खाते में जमा हो जाएंगे। और ये जो नया डेटा है, ये नई डिटेल है, वो जो ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगी। तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है और इसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है। तो एनएफटी कैसे काम करता है? तो मानो कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ और मैंने कोई डिजिटल आर्ट बनाया और उस आर्ट को मैं बेचना चाहता हूँ, आप उसे खरीदना चाहते, लेकिन मैं ये पहले कैसे प्रूव करूंगा कि वो आर्ट वो मेरा है? तो मैं वो प्रूव करूंगा एनएफटी क्रिएट करके। तो मैं पहले वो आर्ट की एनएफटी क्रिएट करूंगा। तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में वो कोई भी जो डिजिटल आर्ट है उसकी जो एनएफटी मेरे नाम पर रजिस्टर हो जाएंगे। फिर वो आर्ट मैं आपको बेचूंगा तो वो ब्लॉकचेन में एनएफटी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो इसी तरह एनएफटी को आप ले बेच सकते, ट्रेड कर सकते हो।
तो NFT के मदद से जो क्रिएटर है वो अपनी यूनिक आर्ट बनाकर पैसे कमा सकते हैं और इन्वेस्टर भी NFT में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो NFT को क्रिएट करने के लिए और NFT खरीदने बेचने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें OpenSea, सेंड और टेरिबल है। और जो अभी जो फिलहाल जो NFT का मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करता है। और अभी जो NFT है वो पूरी तरह से जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो बस यही थी छोटी सी जानकारी NFT के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।